हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के एनसीईआरटी का 12th चैप्टर साइंस का, जिसमें हम पढ़ेंगे पादपों में जनन, किस प्रकार से पादपों में जनन होता है। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर लिए हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्या होता है, माता पिता, ठीक है, माता पिता से संतति का जन्म जो होता है वो जनन कहलाता है। किस तरीके से माता पिता संतति को जन्म देते हैं वो जनन कहलाता है। जनन की विधियाँ क्या होती हैं, अलग अलग वो देखते हैं। पादपों में मूल, तना, पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। तो कायिक अंग क्या होते हैं, जैसे मूल यानी कि जड़, तना और पत्तियां। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने देखा होगा जब पादप वृद्धि करते हैं तो फिर क्या होता है, उनमें पुष्प निकलते हैं। अब पुष्प का कारण क्या होता है, पुष्प क्या चीज़ होते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। जो आपने देखा होगा कई सारे जो बीज होते हैं, बीज से नए पौधे निकलते हैं, जैसे मटर का, चना का, आपने देखा होगा सरसों के बीज से निकलते हैं पौधे। कुछ पादप में जन्म का कार्य करते हैं। पुष्प, जो पुष्प होते हैं ये क्या होते हैं, वास्तव में जो पौधे होते हैं उनके जननांग होते हैं। जैसे जीवों के जननांग होते हैं, उस तरीके से पौधों के भी ये जननांग होते हैं, क्या, पुष्प। ठीक है। पुष्प पादप के जननांग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जननांग एवं मादा जननांग या फिर दोनों भी हो सकते हैं। मतलब फूल में ऐसा भी हो सकता है कि उसमें केवल एक जननांग हो, या मादा या नर, या ऐसा भी हो सकता है उसी पुष्प में दोनों जननांग हो, मादा और नर जननांग दोनों भी हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपने संतति उत्पन्न करते हैं। जनन दो प्रकार से होता है। जनन, पादपों में जनन दो प्रकार से होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा क्या होता है, लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन में पादप बिना बीज के ही नए पादप को उत्पन्न करता है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, उसमें बिना बीज के पादप उत्पन्न करना क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है, नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। तो याद रखना, लैंगिक में बीजों से होता है नए पौधे की उत्पत्ति, और अलैंगिक में बीजों से नहीं होता। बीजों से नहीं होता तो कैसे होता है, आइए देखते हैं। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग बिना भी उगाए जाते हैं। कैसे अलैंगिक जनन में उगाए जाते हैं, ये देखते हैं। देखिए, कायिक प्रवर्धन, कई सारी विधियां हैं, उनमें एक है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, अलैंगिक जनन में जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती तथा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नए पादप प्राप्त हो जाता है, उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। यानी कि बीजों द्वारा तो नहीं होता, तो कैसा होता है, कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसमें जैसे मूल, जड़, तना, पत्ती, कली आदि से अगर हम नए पौधों को उत्पन्न करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। ये एक अलैंगिक प्रश्न है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी हम जड़ों को निकाल के दूसरी जगह लगा देते हैं, वहाँ से पौधे निकल आते हैं। या कुछ पौधों की तनों को हम कलम करके लगाते हैं। आपने देखा होगा जो कमल वगैरह होते हैं, गुलाब वगैरह, जो गुलाब होता है उसको कलम करके लगाते हैं तो उसके तने से निकल जाती हैं, कुछ की कलियों से निकलते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ना, ये कलम करते हैं। आपने देखा होगा ये गुलाब का फूल है। देखिए गुलाब के तने को कलम कैसे करते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको कलम कर दिया गया है ना, कट कर दिया गया। अब इसको लगा देंगे तो धीरे धीरे यहाँ से इस तरीके से जो कलिका होती है इस तरीके से निकलेगी। इसको पर्व संधि बोलते हैं। जो गांठें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, पर्व संधि बोलते हैं। और वहीं से एक कलिका निकलती है। ठीक है, पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। आपने देखा होगा पुष्प कलिकाओं से पुष्प खिलते हैं। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष यानी कि पत्तियों की पर्व संधि में जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं मुकुल होती हैं। कलिकाएं प्रोह के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। पत्तियों में होता है, अभी मैं आपको उस पौधे का नाम दिखाता हूँ। ये है, ये देख सकते हो आप, ब्रायोफिलम। क्या नाम है, नोट कर लेना, नाम इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफिलम, या इसको पत्थर चट्टा भी कहते हैं, इसको भी पढ़ाएंगे हम। तो उसमें आप देखिएगा पत्तियों की जो किनारे होते हैं ना, यहाँ से जो है नए आँख निकलते हैं। आँख का मतलब होता है जैसे ये देखो पौधे में निकलते हैं ना, उसको कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। देखो जो बताया पत्तियों में से निकलते हैं उसके क्या कहते हैं, कायिक कलिकाएं कहते हैं। ठीक, आगे आते हैं। अब देखिए ये आलू है। आलू को आपने देखो कई दिन की आलू रखी रहती है, तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से आँखें निकल आती हैं। तो आलू की आँख से अंकुरित होता है। ठीक है, अब देखिए ये एक उदाहरण इसका और है। ये आपने अदरक देखा, अदरक का टुकड़ा है। ठीक है, इसमें से क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से इसकी आँख निकलती है और यहाँ से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण हो सकता है। अब मैंने आपको बताया था ब्रायोफिल्म के बारे में। ब्रायोफिल्म क्या होता है, पत्थर चट्टा होता है। इसमें पत्ती के किनारे की गर्त में कलिकाएं होती हैं। पत्तियां आर्द्र मृदा पर गिर जाती हैं तो कलिका मुकुल नए पौधे के को जन्म देती है। पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म देती हैं, जैसे शकरकंद और डहलिया। तो शकरकंद और डहलिया भी क्या होते हैं, ये जो उनकी मूल होते हैं, जो जड़ होते हैं, जड़ों से भी नए पौधे निर्माण हो जाता है। ये ब्रायोफिल्म है, पत्थर चट्टा। ठीक
ठीक है। यहाँ पे इसकी पत्तियों से निकलते हैं, ठीक है, कई कहलाते हैं, कलिकाएँ निकलती हैं, कायिक प्रवर्धन होता है। कैक्टस, कैक्टस जानते हो नागफनी जैसे पौधों के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, नए पौधे को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलगन भाग नए पौधे के रूप में वृद्धि कर सकते हैं, यानी कि जो कैक्टस होता है उसके छोटे से पार्ट को अगर आप निकाल लोगे तो उससे भी नया पौधा तैयार हो जाता है, ठीक है। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। जो हम जैसे कलम करके लगाते हैं पेड़ पौधे, तो वो क्या होते हैं, बीजों से उगाने की अपेक्षा जल्दी से तैयार हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके विपरीत जो है लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादपों में माता पिता की दोनों के गुण होते हैं। अच्छा, एक मिनट सुनो, इसमें ये चीज़ बताया गया है कि ध्यान दीजिएगा, जो पौधे उगाए जाते हैं कब अवधि में उगाए जाते हैं, और जो नया पादप जनक होता है, यानी कि जो नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, जो नया पौधा बनता है वो अपने जिससे वो उसकी टहनी या उसका जो कलम लिया गया है वो सेम उसी के प्रकार से होता है, ठीक है। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले पादप में माता और पिता दोनों के गुण होते हैं। जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लैंगिक जनन द्वारा पौधों को तैयार करते हैं तो उसमें नर और मादा दोनों के गुण होते हैं, और जो अलैंगिक जनन होता है उसमें जिस पौधे से वो तैयार होता है सेम उसी का गुण होता है उसमें होता है, ठीक है। चलो, मुकुलन, मुकुलन देखते हैं। ईस्ट के बारे में पढ़ा होगा। मुकुलन किस में होता है, ईस्ट में होता है, याद रखना। सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देखा जा सकता है ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगता है। ईस्ट एक एकल कोशिका होती है, एक कोश की जीव होता है। ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है, लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, ये है ईस्ट। ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन किस प्रकार से होता है, देखो पहले ये ईस्ट है, ईस्ट की कोशिका है, फिर धीरे धीरे देखो इसमें मुकुल विकसित होने लगते हैं, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे ये मुकुल श्रृंखला में बन जाते हैं, तो उससे नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है और बहुत जल्दी वृद्धि करता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है, ठीक है। इस प्रकार जल्दी ही ईस्ट की अनेक कोशिकाएं बन जाती है, बहुत जल्दी होता है। खंडन किस में होता है, देखो खंडन आपने देखा होगा तालाब में अवपंकी होते हैं, क्या होते हैं, अवपंकी होते हैं, या एक है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या होता है, एक शैवाल होता है, ठीक है। आपने तालाब तथा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंकी गुच्छे देखे होंगे, फिसलनदार, जिनको हम काई भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। ये शैवाल है, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं, ठीक है, और तेजी से गुणन द्वारा गुणन करते हैं। खंडन द्वारा क्या होता है, शैवालों में खंडन होता है, ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है। शैवाल दो या दो से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर पाते हैं। निरंतर यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। तो नोट कर लेना, ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है। मुकुलन में क्या होता है, आँख बनती है, जैसे यहाँ पे है ये यहाँ पे ये आँख बनती है, इस तरीके से मुकुल निकलते हैं और फिर ये नए जीव बनता है। लेकिन जो शैवाल होते हैं, जैसे यहाँ पे स्पायरो वगैरह दिया है, एग्जाम्पल शैवाल है, इसमें क्या होता है, इसमें ये जो है एक जो है ये दो में टूट जाता है इस तरीके से, ठीक है, खंडन होता है। और आगे देखते हैं, देखो बीजाणु, ठीक है, बीजाणु के बारे में पढ़ते हैं। बीजाणु क्या होता है, देखो अह, देखो डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणु को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो वायु में तैरते रहते हैं। जो बीजाणु होते हैं बहुत हल्के होते हैं, इसी कारण वो वायु में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, और जैसे ही इनको उचित परिस्थिति मिलती है, नमी मिलती है, वो वहाँ पे तुरंत पौधों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। देखो लिखा है, जीवाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल स्थिति, मतलब कि उच्च ताप हो और निम्न आर्द्रता, जैसे गर्मियों में आपने देखा होगा कि जल्दी खाना खराब हो जाता है, रोटी पे फफूंदे लग जाते हैं, इस तरीके से। तो प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं, कवक में बीजाणु द्वारा जनन। किस प्रकार से कवक में बीजाणु द्वारा जनन होता है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इधर इसमें क्या लिखा है, प्रत्येक जीवाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका होता है, यानी कि जो बीजाणु होता है वो कठोर आवरण से घिरा होता है, जिससे कोई भी अगर विषम परिस्थिति आती है तब भी वह नष्ट नहीं होता है। फिर इससे होता क्या है, देखिए अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। तो किस में होता है, यहाँ पे देखेंगे अगर, तो कवक में बीजाणुओं द्वारा जनन होता है, और साथ ही आपका जो मांस और फर्न होते हैं, मांस और फर्न जैसे पादप में भी क्या होता है, जनन बीजाणुओं द्वारा ही होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन। ये सब पॉइंट नोट कर लेना कि इसमें किस प्रकार से जनन होता है। चलो लैंगिक जनन देखते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है, देखो
पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। जो पुष्प होता है वो पादप का क्या होता है, जनन अंग होता है। पुंकेसर जो होता है नर जनन अंग होता है, और स्त्री केसर क्या होता है, मादा यानी फीमेल पार्ट होता है स्त्री केसर, और पुंकेसर क्या होता है, नर जनन अंग होता है, मेल पार्ट होता है। आपने देखा होगा सरसों, गुड़हल और पटुनिया, ये जो फूल होते हैं, इनके फूल को आप देखेंगे इसमें स्पष्ट रूप से आपको स्त्री केसर, पुंकेसर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, देखो ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पुष्प जिसमें सिर्फ एक लिंग उपस्थित हो, चाहे नर या मादा का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक लिंगी पुष्प बोलते हैं। और जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे के पौधे एक लिंगी होते हैं। आपने देखा होगा पपीता और पपीती बोलते हैं ना, इसका कारण क्या है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक लिंगी, सिर्फ एक ही लिंग हो गया, तो नर या मादा का। ठीक है, और सरसों, गुलाब और पटुनिया के पौधे में क्या होता है, दोनों लिंग होते हैं, नर और मादा दोनों होते हैं। आप समझते हैं किस प्रकार से फूलों में नर और मादा अंग होते हैं। देखो ये इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं, पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर में क्या होता है, सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है, इसको हम पराग कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराग कोष बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे इस तरीके से लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, पुतंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुतंतु बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, ये है स्त्री केसर। स्त्री केसर में क्या होता है, ये देखो मोटा वाला जो भाग है ना, ये आपका अंडाशय है। ठीक है, ये आपका बीजांड है, और यहाँ पे ये वर्तिकाग्र है, और ये जो लाइन है ये वाली, ये क्या है, ये लाइन क्या है, ये वर्तिका है। क्या है, ये वर्तिका है। तो वर्तिका ये है, और ये ऊपर वाला क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। यहीं से देखो क्या होता है, ये जो परागकोश है, यहाँ से परागकण निकलते हैं। ठीक है, निकलते हैं हवा के द्वारा या छोटे छोटे कीटों के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा यहाँ पे लाए जाते हैं स्त्री केसर पर। और जब स्त्री केसर पर लाते हैं, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर लाते हैं, तो फिर यहाँ से ये अंदर आता है। ठीक है, अंडाशय में, फिर यहाँ से जो है क्या होता है, फल बनता है। ठीक है, फल और बीज यहाँ से बनता है। देखो आगे हम क्या पढ़ रहे थे, कि सरसों, गुलाब और पटुनिया के जो पौधे होते हैं, ये क्या होते हैं, ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं। ठीक है, इनमें नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं। मैंने पुंकेसर आपको दिखाया यहाँ पे, ये पुतंतु है और ये परागकोश है। इसी परागकोश के ऊपर यहाँ पे क्या रहते हैं, पराग कण होते हैं, जो कि इस तरीके से नए फल के बनने में या बीज के बनने में सहायक होते हैं। ये यहाँ से उड़ के इस पर आते हैं, स्त्री केसर पे। ठीक है, अब देखिए पुंकेसर में परागकोश और पहचान सकते हैं। उसके बाद परागकोश में परागकण होते हैं। मैंने आपको बताया ना, परागकोश में क्या होता है, परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। जैसे मनुष्यों में नर युग्मक जो होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उस तरीके से पौधों में भी नर युग्मक को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय होते हैं, ये मैंने आपको दिखाया। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा युग्मकों के युग्मनज से क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं। ठीक है, निषेचन से युग्मनज बनते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आगे परागण क्या होता है। परागण में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है, उन्हें सूखने से बचाता है, क्योंकि परागकण हल्के होते हैं। ठीक है, या वायु अथवा जल द्वारा बहा कर ले जाए जाते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर भी परागण चिपक जाते हैं, और वह उसी प्रकार उस कीट से दूसरे पुष्प पर चले जाते हैं। इसका कहने का मतलब है, जैसे मान लो कोई मधुमक्खी यहाँ पे बैठी, तो परागकोश पे परागण होते हैं, परागकण होते हैं, वो चिपक जाते हैं उससे, और जब चिपक जाते हैं फिर पुष्प, वो मधुमक्खी उड़ेगा, यहाँ पे आके बैठेगा वर्तिकाग्र पे, तो यहाँ पे वो फिर चिपक जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका पूरा प्रक्रम पूरा हो जाता है। जिस प्रकार से मनुष्यों में शुक्राणु और जो उसका अंडाणु होता है उसका मिलन होता है, उस प्रकार से यहाँ पे पौधों में भी होता है। अब देखो परागण क्या होता है, तो समानता पराग कणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है, जो उन्हें सूखने से बचाता है। परागकण हल्के होते हैं, या वायु अथवा जल द्वारा बहा कर ले जाते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर भी परागकण चिपक जाते हैं। पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण ही परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागकोश से परागकण जब उड़ते हैं या कीटों द्वारा लाए जाते हैं वर्तिकाग्र तक, तो उसको परागण बोलते हैं। ठीक है, यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो स्वपरागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब है, जैसे ये देखो स्वपरागण का होता है, जैसे एक पुष्प है, एक पौधे से नहीं मतलब है, एक पुष्प का उसी पुष्प पे गिरना चाहिए। जैसे ये पुष्प है, इसमें आपका वर्तिकाग्र है, यानी कि फीमेल पार्ट है, और ये जो है आपके मेल पार्ट है। तो यहाँ से अगर परागकण उड़ के इस पे आता है, ठीक है, इसी पे आता है, इसी फूल के, मतलब इसी फूल के पे आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण। तो क्या बोलते हैं, स्वपरागण। पर परागण क्या होता है, उसी पेड़ के मान लो अन्य पौधे हैं, अन्य फूल हैं, अगर यहाँ से इस फूल से उड़ करके परागकण इस वर्तिकाग्र पर आया दूसरे फूल के, तो इसको पर परागण बोलते हैं। ठीक है, चाहे पौधा सेम ही रहे, लेकिन अगर फूल को बदल गया तो फिर इसको हम पर परागण बोलते हैं। पुष्प के परागण
परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो पर परागण कहलाता है। ठीक है, तो स्वपरागण पर परागण आप समझ गए। निषेचन क्या होता है? नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। जैसे मानव में होता है उस प्रकार से युग्मनज भ्रूण में विकसित हो जाते हैं। फिर युग्मनज क्या होता है? भ्रूण में विकसित हो जाता है। ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे निषेचन का प्रक्रम दिखाया गया है, किस प्रकार से युग्मनज का निर्माण होता है। यह है आपकी परागनलिका। चलो आगे चलते हैं। फल और बीज का विकास क्या होता है? देखिए, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। तो जो आपका अंडाशय होता है वहाँ से क्या बनता है? फल। इसको नोट कर लेना, कौन सा चीज़ किसमें परिवर्तित होता है? तो अंडाशय फल में हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने के बाद अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। परिपक्व हो जाने के बाद जैसे पहले अंडाशय से फल बनता है ना, तो अंडाशय क्या होता है आपका? फल में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण से घिरा होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिएगा, आम, सेब और संतरा कुछ फल कठोर होते हैं, जैसे बादाम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेब का एक भाग और अब बादाम आप देख सकते हैं, ये कुछ देखो कुछ कठोर होते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। बीज प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है? बीज के प्रकीर्णन का मतलब है बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। कैसे जा सकता है बीज? बीज को आपने देखा होगा कई प्रकार, जैसे मान लो आपने खेत में अनाज बोया, फिर वहाँ से उठा के लाते हो तो कुछ बीज इधर उधर छिटक जाते हैं। दूसरी चीज़, आपने क्या करते हैं, जो चिड़िया होती है वो कई सारे बीज को खा लेते हैं और फिर क्या करते हैं, कहीं पे जा कर के वीट करते हैं, तो वहाँ से भी उसके जो बीज होते हैं वो फैल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और कई सारे आपने देखे होंगे जो जैसे कि उड़द की दाल होती है, वो सब क्या होती है, धूप में फैला रहते हैं, देखो चिटक जाते हैं। चिटकने से भी क्या होते हैं, बीज इधर उधर फैल जाते हैं, तो इसी को प्रकीर्णन कहते हैं, उसका फैलना। ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होते हैं। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपने अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपकते देखे होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि ये बीज अपने वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाते हैं। तो इसका मतलब बीज का प्रकीर्णन मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार से होता है। कुछ और भी हैं, जैसे देखो यहाँ पे सहजिन या ड्रमस्टिक और द्विफल या मैपिल। देखो ये क्या है, सहजिन के बीज है और ये मैपिल के बीज है। ठीक है, तो प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं द्वारा होता है। पवन द्वारा भी बीज उड़ा कर ले जाते हैं, जल द्वारा बह के जाते हैं, जंतुओं द्वारा उनके शरीर पर चिपक के जाते हैं। सहजिन या ड्रमस्टिक अथवा मैपिल या द्विफल जैसे पादप के पंखयुक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा औक या मदार और के रोमयुक्त बीज, सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़ाकर सुदूर स्थानों पर ले जाए जाते हैं। पलवन तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, जो बीज होते हैं। ठीक है, कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन होते हैं, विशेष रूप से कंटकी यानी कांटेदार बीज जो होते हैं, जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और सुदूर स्थान पर चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सूरजमुखी और आपको मदार औक जो होता है उसके फूल दिखाई देंगे, आपने कई बार इसको देखा, हवा में उड़ते हुए देखा होगा। तो बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। यूरेना और जैंथिया, इसके उदाहरण क्या होते हैं? यूरेना और जैंथिया किसके उदाहरण हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं, जो बीज क्या होते हैं जंतुओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ा कर ले जाए जाते हैं, उनमें उनके उदाहरण क्या है? यूरेना और जैंथिया। इस तरीके से आपने कांटे वाले बीज देखे होंगे जो छोटे छोटे से रहते हैं, जंतुओं के ऊपर चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा आपके पैंट वगैरह में भी चिपक जाते हैं ये चीज़ें, तो इनको यूरेना और जैंथिया बोलते हैं। ठीक है, फल झटके के साथ फट जाते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जो झटके के साथ फट जाते हैं, जैसे उसका उदाहरण क्या है? एरेंड और बालसम। ये इनके फल क्या होते हैं? झटके के साथ फटते हैं और उनके बीज होते हैं दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे है, जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम क्या कहलाता है? जनक पादप के कायिक भागों से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन बोलते हैं ना। ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर और मादा जननांग होते हैं, ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा यानी कि सिर्फ एक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एकलिंगी बोलते हैं। पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम? परागण बोलते हैं, परागण। ठीक है, आगे चलते हैं। नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है? इसको हम निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। बीज प्रकीर्णन कैसे होता है? जल द्वारा होता है। ठीक है, पवन द्वारा होता है प्रकीर्णन, और जंतुओं द्वारा भी होता है। ठीक है, तो ये इसका समझ आएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चलो सब्सक्राइब करना। थैंक्स।